Hi everyone, welcome to Score Plus. This is शैलेंद्र पांडे, your new physics educator. तो आप लोग कहेंगे सर आपको तो पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं स्कोर प्लस पे आप लोगों के साथ बिल्कुल नया एजुकेटर हूं। और प्यारे बच्चों आइए इसीलिए आपको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है। आई हैव डन माई बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम HBTI कानपुर। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 9 years टू JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स। आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आई वॉज टॉपर इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके लिए मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से इनाम मिला था, जो कि वाइस प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। सो गाइज, तो मेरा यहां पर एम स्कोर प्लस पर एक ही है कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि क्लास 10th में इस समय है, आप लोगों का इस साल बोर्ड एग्जामिनेशंस है, तो आप लोगों को मुझे टॉप कराना है। यही एक टारगेट मुझे दिया गया है कि सर ऐसा पढ़ा दो बच्चे एकदम टॉप कर जाएं। तो बिल्कुल यही होगा प्यारे बच्चों, हम लोग जम के मेहनत करने वाले हैं। अगर आप लोग पूरे मेरे लेक्चर्स को शुरू से आखिरी तक फॉलो करते हो तो ये 100% श्योर है कि मैं टॉपर था, आप सब भी टॉपर बनेंगे। ठीक है गाइज, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, जिसको आप लोग अपनी डेली लाइफ में रोज अपने आसपास देखते हो। आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, आप बाहर जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, इतनी सारी लाइटिंग देखते हो, है ना, वो सब का सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के सोचो कोई भी काम नहीं हो सकता। आपके फैन से लेकर आपके एसी तक, आपके कूलर तक, आपके टीवी, आपका मोबाइल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप उठा लो तो सभी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड वी कैन से इन ट्रांसपोर्ट, है ना। इसका मतलब जीवन के हर एक एस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अब बात यही कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है उसी को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज है। किसी भी सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो सब्सटेंस होता है हमारा, वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और उस न्यूक्लियस के भी अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों, किसी भी सब्सटेंस में अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में 0 कूलम का चार्ज होता है। लेकिन आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि सर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस किसको बोलेंगे? सर किसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से आती हैं, वो वजह है, वो कारण है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, या आप लिख सकते हो चार्ज इज वेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्योर। प्योर का मतलब यहां पर है बेसिक से। तो ये बहुत ही प्योर प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड विद मैटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं। द एक्सेस ऑफ or deficiency of the electrons in a body gives the concept of charge.
चार्ज जो है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है भाई साहब, है ना, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का प्यारे बच्चों मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस ऑब्जेक्ट में, जिस बॉडी में चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो हमारा निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें चार्ज कम है यानी कि निगेटिव चार्ज की कमी है वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। तो चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब क्या है, वी कैन डिफाइन इट एज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जबकि अगर हम लोग बात करें निगेटिव चार्ज की तो इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक्सेस में हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उनको हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्जेस, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है प्यारे बच्चों उनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। चार्ज पार्टिकल आपके तीन हैं, लेकिन चार्जेस जो हमारे हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब आते हैं चार्ज की यूनिट्स के बारे में। तो चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है बेटा वो एम्पियर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग बड़े प्यार से कूलम भी कहते हैं। ठीक, चार्ज का एक एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू कूलम, है ना। ये एम्पियर सेकेंड कहां से आया तो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। चार्ज जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो एम्पियर सेकंड हमारे चार्ज का एक यूनिट हुआ जिसका नाम कूलम भी होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट आप लोग क्या लिख सकते हो, कूलम। फिर आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्जेस। देखा जाए तो कुछ बड़ा यूनिट अगर हम लोग देखें तो एम्पियर आर, इसका मतलब करंट को आप एम्पियर्स में ले लो लेकिन टाइम को आप आवर्स में ले लो। तो एम्पियर आर जो होता है जिसका मतलब होता है 3600 कूलम, 3600 कूलम। ठीक, तो ये चार्ज का थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। और बड़े यूनिट में आओ तो फैराडे भी इसका यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, है ना, 96,500 कूलम। तो ये चार्ज का बड़ा यूनिट हो गया। चार्ज के और भी हमारे पास यूनिट्स हैं, और बड़े यूनिट्स पर अगर आ जाएं तो देखो कूलम और एक यूनिट होता है सीजीएस में जिसका नाम होता है स्टैट कूलम। ठीक, कूलम और स्टैट कूलम। क्लियर? तो 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है प्यारे बच्चों। क्या 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्स के बराबर होता है। तो स्टैट कूलम जो हमारा है इट इज वी कैन से स्मॉलर यूनिट, ये कूलम से छोटा यूनिट होता है। लेकिन अगर हम लोग कूलम से बड़े यूनिट में आ जाएं तो हमारे पास एक यूनिट है एब्सोल्यूट कूलम, है ना, एक यूनिट और है एब्सोल्यूट कूलम। क्या 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, यानी कि ये कूलम से 10 गुना बड़ा यूनिट है। एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। या फिर और बड़े में आओ तो मैं बता ही चुका हूं फैराडे। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो ये है चार्जेस की कुछ यूनिट्स। क्लियर है गाइस? आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों से ये यूनिट्स यूज करवाई जा सकती हैं। अब आइए चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि देखो भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो उसके बेसिक को, उसके फंडामेंटल को बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा, और वो फंडामेंटल है चार्ज, है ना। जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। लेकिन पहले चार्ज को तो हम लोग जाने, है ना, पहले हमको ये तो पता हो भाई साहब कि चार्ज होता क्या है। तो आइए एक एक करके समझते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज को। चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। देखो क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, ये आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जरूर पता होगा। पहला है स्केलर क्वांटिटी और प्यारे बच्चों दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो चार्ज जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी as it does not have direction. It doesn't have direction.
इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये प्यारे बच्चों कैसी क्वांटिटी है, वी कैन से इट स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन चार्ज की नहीं है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों को किसी भी तरीके से अगर जोड़ दिया गया तो इनमें चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, इधर से चार्ज इधर जा सकता है या इधर से चार्ज इधर आ सकता है। अब क्यों चार्ज आएगा, कैसे चार्ज आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आज की ही क्लास में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आखिर चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होता है या किधर से किधर होता है। तो चार्ज का नेचर प्यारे बच्चों कैसा है, ट्रांसफरेबल है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो होता है वो मास से एसोसिएटेड होता है। मतलब अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। इसका मतलब ये रहा कि अगर आपको ये पता है कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चार्ज है, if you know there is some charge in the object, it also means it has some mass। मतलब अगर चार्ज है तो मास 100% होगा। क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, जो कि हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी हो, उसके ऊपर चार्ज भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर। तो हम लोग यहां पर यह बात समझ रहे हैं क्या, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, है ना। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं भाई कि सर थोड़ा सा और बताइए सर, फील नहीं आया अभी, है ना। तो आइए इसको मैं आपको फील दिलाता हूं। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स दे दें, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स दे दें, तो ऑब्वियस है उस ऑब्जेक्ट पर बोलो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का अपना कुछ ना कुछ मास भी होता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पर अपीयर करा रहे हो, ला रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा, है ना। सो व्हेन अ बॉडी इज गिवन निगेटिव चार्ज, अगर एक ऑब्जेक्ट को निगेटिव चार्ज देंगे तो प्यारे बच्चों उसका जो मास है दैट विल इंक्रीज, उसका मास बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्रोड्यूस कराएं, उस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग जनरेट कराएं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर किसी दूसरे को देगा बेटा, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो फिर उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा दैट विल डिक्रीज। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर घट रहे हैं तो मास भी घट रहा है, क्योंकि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, और वो मास होता है प्यारे बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के बराबर, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हो। भले ये मास बहुत ही छोटा मास है, लेकिन है तो, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ऑब्वियस है दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, इतने मास का वहां पर डिक्रीज हो गया। और अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ गए तो उतना ही मास वहां पर प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऐसा है, क्वांटाइज्ड है, और इसी प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नेम्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब बात यह है कि सर ये आखिर चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो आइए बताता हूं मैं आपको चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है। प्यारे बच्चों, चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी is always
इंटीग्रल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब यह है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इंटीजर टाइम्स द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पर 200 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑब्जेक्ट पर 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। कहने का मतलब यहां पर फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। N क्या है? इंटीजर। N क्या है? N इज एन इंटीजर। मतलब ये कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता। इट विल बी अ इंटीजर वैल्यू। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जबकि E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ Q बराबर NE। ये वैलिड है। यहां पर क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है अगर मैं यहां पर n की जगह पर 0 रखूं, ठीक, क्योंकि n इंटीजर है और इंटीजर की शुरुआत बोलो 0 से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं n बराबर 0 ले लूं, इफ आई कंसीडर n इज इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो आप कहोगे सर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर विल बी ऑल्सो 0। चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मैं अगर आपसे कहूं मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, minimum amount of charge that can be transferred, तो आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं 0 लेता हूं सर तो चार्ज भी 0 हो जाता है, लेकिन सर अगर मिनिमम कुछ ना कुछ चार्ज आपको चाहिए ही, तो फिर आप n की नेक्स्ट वैल्यू ले लो, और n की नेक्स्ट वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 1। जैसे ही हम लोग 1 लेंगे, बोलो Q की वैल्यू किसके बराबर आएगी? E के बराबर। यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब मिनिमम, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मिनिमम चार्ज ट्रांसफर करवाओ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, तो आप कहोगे सर मिनिमम एक ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकता, एक से कम इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा नहीं सकता। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा। मिनिमम कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है जब आप किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सको। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करते हो, है? मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिनिमम कितना प्यार करते हो, तो प्यारे बच्चों क्या बताओगे? अरे सर मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है ना? यही तो बोलोगे। खैर छोड़ो, अगर मैं आपसे दूसरा एग्जांपल में देता हूं, मैं अगर आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि आप अपनी मदर को मिनिमम कितना प्यार करते हो, तो क्या बेटे आप मिनिमम लव को डिफाइन कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, है ना? मिनिमम नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो आप कह सकते हो यस सर मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्लियर है? आप जैसे मान लो आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक, तो मैं आपसे कहूं बेटा मिनिमम कितना मोबाइल खरीदोगे, तो आप बोलोगे सर 1 मोबाइल। लेकिन क्या कोई स्टूडेंट 1 से भी कम मोबाइल ला सकता है? क्या वो आधा मोबाइल खरीद के ला सकता है? क्या वो 1/4 मोबाइल खरीद के ला सकता है? नहीं ला सकता। इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ मोबाइल इज पॉसिबल, जो कि है 1। मतलब 1 मोबाइल मिनिमम खरीद सकता है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब प्यारे बच्चों यही होता है जिस भी क्वांटिटी का मिनिमम आप डिफाइन कर सको। जैसे लव है, तो लव का मिनिमम हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए लव कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड, बट चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, क्योंकि हम चार्ज में मिनिमम बता सकते हैं कि भाई साहब मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो मिनिमम चार्ज ट्रांसफर होगा 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के बराबर, सो चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्लियर है गाइस? तो अगर आपसे कभी भी कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन बने और आपसे कहा जाए बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लियर, या कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऐसे में फार्मूला आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE, उसको हम लोग यूज करेंगे। अगली चार्ज की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है बेटा वो कंजर्व्ड होता है और इसके पीछे का लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके पीछे का लॉ क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब है अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब जिसका देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसका अपने अगल बगल वालों से, अपने सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जितना चार्ज पहले था भाई साहब उतना ही चार्ज उसके ऊपर अभी भी होगा। ठीक, सो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, दैट विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। चार्ज जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, स्पीड आप ऑब्जेक्ट की चाहे जितनी बढ़ा लो, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टी बता ही क्यों रहे हो, ये तो वैसे भी पता है कि भाई स्पीड बढ़ाने से चार्ज कैसे बढ़ेगा। बेटा देखो अभी आपको शायद पता नहीं है, लेकिन अगर आगे की हम लोग थोड़ा बात करें, थोड़ा सा और जब आप बड़े होंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे, तब आपको यह पता चलेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बहुत बढ़ाया जाए तो उसका मास भी बढ़ने लगता है। दैट मींस स्पीड को इंक्रीज करने पर प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है। लेकिन स्पीड कितनी? स्पीड होनी चाहिए लाइट की स्पीड के आसपास, है ना। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंचने लगे या उसके कंपैरेबल होने लग जाए तब उसका मास जो है वो बढ़ने लगता है। और इसके बारे में आइंस्टीन साहब ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है। उस थ्योरी में एक फॉर्मूला है m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां पर m0 क्या है? ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है प्यारे बच्चों तो उसका मास कितना होता है? m0। क्लियर? जैसे हम लोग का मास, हम लोग अपना जो मास नॉर्मली बताते हैं ना 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 65 किलो, तो वो जो हमारा मास है दैट इज रेस्ट मास, दैट इज m0। क्लियर? m क्या है फिर? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट स्पीड v। जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड में है, बहुत तेजी से मान लो भाग रहा है वो ऑब्जेक्ट, और उस समय उसका मास देखा जाए तो उस समय उसका मास m है। जहां पर v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और हम सबको पता है c की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c क्या है? लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। v जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड है जहां पर भी वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करेगा प्यारे बच्चों तो उसका मास बढ़ता है, लेकिन उसका चार्ज नहीं बढ़ता। इसी फॉर्मूले को यहां पर बताया गया कि आप भाई मास के लिए तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में नहीं सेट करना है। सो चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड कुछ भी हो, चार्ज में कोई चेंज भाई साहब नहीं आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है बेटा वो एनर्जी रेडिएट करता है। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी चेंज होने के
के प्यारे बच्चों तीन तरीके होते हैं। क्या? या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो, या तो स्पीड घट रही हो, या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो बोलो बार बार उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन तीन में से किसी भी एक सिचुएशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। तो कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो दैट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। बाकी एक प्रॉपर्टी तो आप सबको पता ही होगा, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था बेटा कूलम साहब ने। किसने बताया था? कूलम साहब ने। तो अगर ये एक मान लो चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक? तो कूलम साहब ने ये बताया कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और रिपल्शन का ये जो फोर्स है ये फोर्स बेटा इक्वल एंड अपोजिट होगा। और इस फोर्स की वैल्यू के बारे में कूलम साहब ने बताया, ये फोर्स K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। कूलम साहब ने कहा दिस फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 पहले ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, Q2 दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, R उनके बीच का डिस्टेंस है। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है? K एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। अभी फिलहाल आप जान लीजिए उस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और अगर K का यहां से फॉर्मूला निकालोगे तो FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F मतलब न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब कूलम स्क्वायर। इसका मतलब K का यूनिट भी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है बेटा? देखो ये कूलम्स लॉ कहलाता है। हालांकि क्लास 10th में कूलम्स लॉ आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको बताता रहूंगा जो आपको 10th लेवल से भी थोड़ी सी ऊपर की चीज होगी, जो कि जब आप क्लास 12th में आओगे तब पढ़ोगे, या IIT JEE नीट के लिए आप पढ़ोगे। तो क्योंकि मैं JEE नीट का टीचर हूं तो मैं उस लेवल पर भी आपको धीरे धीरे लेकर चलूंगा, ताकि आपका जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए और आपको एकदम मजा आ जाए, एकदम फील आ जाए इस सब्जेक्ट में। क्लियर? चलिए अब एक बहुत बढ़िया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं? तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू NE। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे हमेशा याद रखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द ओनली ऑप्शन। यही एक अकेला ऑप्शन आपके पास है, यही आपको बार बार अप्लाई करना है अगर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो। ठीक, तो टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट पर कितना है? 1 कूलम के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 के बराबर। यहां से अगर मैं n की वैल्यू को निकालूं तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 के बराबर। और अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आप ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, इससे क्या होगा? ऊपर 10 बनेगा, नीचे 1.6 है। 10 अपॉन 1.6 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा? 6.25। और ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -18, जो कि ऊपर जाएगा बनेगा 10 की पावर +18 के बराबर। इसका मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक चार्ज बनाते हैं। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होते हैं। अब गाइस आइए बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की। देखो जब चार्ज की बात हो गई तो चार्जेस से मिलकर
करके बना हुआ हमारा सब्सटेंस है। आइए सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। कोई भी सब्सटेंस वो होता है भाई जिसका अपना कुछ वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, और सब्सटेंस के दो बेसिक टाइप हो सकते हैं, पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। वैसे इसके बीच में भी एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, लेकिन वो आपके सिलेबस नहीं होता है, इसलिए उसकी बात हम लोग ज्यादा यहां पे अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सब्सटेंस है बेटा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम इजीली फ्लो करवा सकते हैं। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। क्लियर? सो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए वो कंडक्टर है। एंड दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए वो कंडक्टर है और फ्लो ना करे वो इंसुलेटर है। बात यही कि सर आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो देखो बेटा, अगर कंडक्टर की आप बात करो तो कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इंसुलेटर के पास इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, क्योंकि जब ये मूव करते हैं तब ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये इधर जा रहा है, तो ये अपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बेटा करंट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज करंट? करंट इज एन इफेक्ट। करंट क्या है? करंट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब आइए कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, उसके एग्जांपल्स देखते हैं किस किस तरह के कंडक्टर्स हो सकते हैं। सो ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर को आप केमिस्ट्री में लिखते हो Ag से, कॉपर को आप लिखते हो Cu से, और एल्यूमिनियम को आप लिखते हो Al से, एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग वो सारे ही मेटल्स हमारे कंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। द मेटल अलॉयज, अलॉयज का मतलब होता है बेटा जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अटेन करने के लिए हम लोग दो से ज्यादा कंडक्टर्स को, दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं। जैसे मेटल के कुछ अलॉयज देखो, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन। नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन आर ऑल्सो कंडक्टर्स, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज आप लोग के घर में जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज है ना, वो जो फ्यूज का वायर होता है वो जनरली इसी तरीके के सब्सटेंस का होता है। आप लोगों ने हीटिंग एलिमेंट देखा होगा जो हीटर में यूज होता है ना। टोस्टर जो ब्रेड वाला आता है ना, ब्रेड सेकने के लिए टोस्टर आता है, उसमें भी जो अंदर स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग किसका होता है? नाइक्रोम या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का होता है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी काफी कम है और कंडक्टिविटी अच्छा है, लेकिन मेटल से ज्यादा, प्योर मेटल से ज्यादा कंडक्टिविटी इनके अंदर नहीं आती। ठीक, लेकिन मैटर ये है कि सर फिर इसको यूज क्यों करते हैं? तो बेटा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। पता चला आप उधर ब्रेड बना रहे हो और जो अंदर का स्प्रिंग लगा है वो स्प्रिंग ही आपका मेल्ट कर गया है ना, तो ब्रेड में पता चला बटर अपने आप पहले से लग गया है ना भाई साहब। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए ये इनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों हम लोग जनरेट करवा देते हैं। तो नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन ये भी एग्जाम्पल हैं जो कि अलॉयज हैं। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। फिर आया कार्बन। देखो कार्बन जो होता है इसके
2-3 एलोट्रॉफ्स होते हैं, ये आप लोग अभी आगे पढ़ोगे। जैसे कार्बन का एक एलोट्रॉफ होता है ग्रेफाइट, फिर एक होता है डायमंड, ऐसे ही एक आगे भी और होता है, उसकी बात आप केमिस्ट्री में करोगे। फिलहाल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट जो होता है भी आपका कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट को आप मोटे तौर पे समझ सकते हो, आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल के अंदर जिससे लिखते हो ना, वो ग्रे कलर वाला जो पोर्शन होता है पेंसिल का, है ना, वो जो अंदर वाली जो पूरा का पूरा एक रॉड की तरह पड़ा होता है ना, ग्रे कलर का, एकदम डार्क ग्रे कलर का, जो लिखता है ना, जो कलर पेंसिल का आता है लिखने के बाद, वो ग्रेफाइट होता है ना। और वो कैसा होता है? दैट इज कंडक्टर इन नेचर। इवन हम लोगों की बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर। हम लोग की बॉडी भी कंडक्टर होती है, इसीलिए भाई साहब अगर कोई कटा वटा वायर वायर कहीं पे पकड़ लो तो हम लोग भी हालत खराब हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी जो है प्यारे बच्चों, वो भी कैसा होता है? दैट इज ऑल्सो कंडक्टर। फिर आए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स प्यारे बच्चों वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब बात आई सर इसका एग्जांपल बता दो, तो बेटा ग्लास, शीशा, इबोनाइट, ठीक, ये भी मटेरियल है आपका। रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, जितने प्लास्टिक्स हैं, ड्राई पेपर, ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी, कॉटन, माइका, बैकेलाइट, पोर्सलेन एंड ड्राई एयर, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, दे ऑल आर इंसुलेटर। ड्राई एयर मतलब सूखा एयर जो होता है ना, ड्राई एयर, दैट इज ऑल्सो इंसुलेटर। लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर है, पानी बरसा है, मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, तो वो कैसा होता है? कंडक्टर होता है। ऑल आर इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ठीक, तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी हालत में भाई साहब फ्लो होने नहीं देंगे अपने अंदर से। क्लियर है? तो ये हो गए इंसुलेटर्स। अब बात यह है कि सर आप बार बार बात कर रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर, जिनके पास नहीं है वो इंसुलेटर। सर ये बात समझ में आई, लेकिन सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर, ये तो बताओ, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन का समाधान करते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? देखो बेटा, अगर हम लोग किसी भी एक एटम की बात करते हैं तो एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डेफिनेट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। शायद आपको पता हो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 1 2 यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक, जबकि पहले वाले में कितने होते हैं? केवल और केवल 2। अब सोचो, जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे वो बोलो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, उनको अपनी तरफ बांध कर रखेगा, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बोलो न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर है ना, तो वो थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं। अब सोचो जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है, तो दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वही अपने ऑर्बिट को छोड़कर इधर उधर मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। क्लियर? वही कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं या वही कंडक्टर में करंट की प्रॉपर्टी को जनरेट कराते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को प्यारे बच्चों हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब आइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सो ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। तो ये जो न्यूक्लियाई होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाहता है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। जैसे जब तक आप अपने पेरेंट्स के जस्ट आसपास हैं, बोलो पेरेंट्स आपको अपनी तरफ खींच के रखते हैं, वो आपको बहुत
ज्यादा इधर उधर जाने नहीं देते, लेकिन जब आप पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाते हो, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक, अब आप घर पे नहीं हो, आप अपने हॉस्टल में रह रहे हो, तो वहां पर तो पेरेंट्स देख नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो। तो पेरेंट्स अभी भी आपको जब फोन करते हैं तो आपको समझाते हैं बेटा कहीं ज्यादा मत घूमने जाना, टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई लिखाई करना, है ना, वो अभी भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप उनसे दूर हो, आप हॉस्टल में हो, तो आपको जब मौका मिलता है आप थोड़ा मोड़ा घूमने टहलने आप निकल जाते हो, है ना। वही वाली बात यहां पर है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हैं, लूजली बाउंड हैं, बाउंड तो हैं लेकिन लूजली बाउंड हैं, ठीक, वही फ्री हो जाते हैं, वही मूव करते हैं और वही वहां पर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रू आउट द कंडक्टर। पूरे के पूरे कंडक्टर में वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकते हैं। क्योंकि वो कंडक्टर्स में फ्लो कर सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टर में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब हो गया द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो उसको कंडक्टर बनाते हैं, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को जनरेट कराते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, मोशन में है तो जो क्रिएट करेगा वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब आइए हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन्स एट रेस्ट। तो जैसा मैंने बताया, अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं प्यारे बच्चों तो ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या आपके चार्जेस स्टेशनरी हैं, दे डू नॉट मूव। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम लोग एक ग्लास का रॉड ले लें, इफ वी कंसीडर अ ग्लास रॉड and that rod is rubbed with a silk cloth, अगर ग्लास का रॉड है उसको हम लोग सिल्क के कपड़े में रब कर दें तो इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि इस ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किधर गए होंगे? सिल्क के कपड़े पर। क्लियर? जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर पॉजिटिव चार्ज, जिधर को जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज। तो इस ग्लास रॉड में प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। और सेम टाइप का एग्जांपल अगर हम लोग ये रॉड ले लें इबोनाइट का, ठीक, एक और मटेरियल है जिसका नाम है इबोनाइट। अगर इबोनाइट या एम्बर का रॉड ले लो और उसको इस बार हम लोग रब करें किसी वूलन क्लॉथ पर, इस बार हम लोग रब कर रहे हैं किसी वूलन क्लॉथ पर, या फर वाले कपड़े होते हैं ना, फर, कैट स्किन जिसको बोलते हैं, फर, ठीक, तो उसके साथ अगर आप रब करते हो तो इस बार ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस रॉड में हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया जबकि इबोनाइट की रॉड पर निगेटिव चार्ज आया, ठीक। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल इसी तरीके से जब बादल गड़गड़ाते हैं, आपने बादल की गड़गड़ाहट सुनी होगी, तो वहां पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वहां पर भी चार्जेस का एक्यूमुलेशन हुआ है, चार्ज इकट्ठा होकर के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। फिर आया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्यारे बच्चों जस्ट उसका अपोजिट। क्या? अगर चार्ज मोशन में है तो जो वो प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। बेसिकली किस चार्ज की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। घर में जो हम यूज करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर हम लोग किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से
इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक दो और नई चीजें पता होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गाइस। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे इन चीजों को रिवाइज करिएगा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और हम लोग बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।